गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बार सब फिर से सभी को शुभ संध्या। मैं स्वस्थ हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले तो थोड़ी सी लेट होने की वजह से, थोड़ी देरी होने के लिए मैं सबसे माफी चाहती हूँ। सिंपी गुड इवनिंग, खुशी गुड इवनिंग, पुष्प सबको गुड इवनिंग। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए। राजन हाय, गुड इवनिंग। सुमन, अनामिका गुड इवनिंग, निक्कू गुड इवनिंग। आदित्य, अब सारी डिस्कशन जो है क्लास के बाद करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पुष्पा गुड इवनिंग, आयुष गुड इवनिंग। तो एक साथ सबको गुड इवनिंग, शुभ संध्या। उम्मीद करती हूँ कि इस दरमियान आप लोगों ने जो है, चूंकि पहले से बताया गया था कि आज पोएट्री सेक्शन का हम लोग पूरा मैराथन करेंगे, यानी कि जितने भी प्रश्न संभावित हैं, जिनके परीक्षा में पूछे, आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना प्रबल है, वो उन प्रश्नों को जो है सो हम लोग आज अभ्यास करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब पढ़ के आए होंगे इसे। अनामिका, तो कैसी है आपकी तैयारी, सब बताइए। आस्था गुड इवनिंग बच्चे। नीतीश, तो क्या आप लोग तैयार हैं, आगे बढ़े हम लोग। गुड इवनिंग गुड्डू, श्याम, एक बार कंफर्मेशन दीजिए कि मेरी आवाज स्पष्ट रूप से। हाँ सिंपली समझ सकती हूँ, आपको वेट करना पड़ा एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, कुछ दिक्कतें थी जिस वजह से थोड़ी लेट हो गई। और अभी साथ साथ उर्दू की भी क्लास चली रही है, अभी तक थोड़ी सी और चलनी है। सूरज गुड इवनिंग। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन अगर हम अभी भी अच्छे से तैयारी, चलिए ना, अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, हम लोग अब आ गए हैं तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबका है यस मैम, सब रेडी हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा, सूरज आप नए हैं, आपका स्वागत है। हमारी एकेडमी जो है आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन यूट्यूब पे 3 लाइव क्लासेस अरेंज करती है। शाम में 6 से 7 अली सर उर्दू की क्लास लेते हैं, शाम में 7 से 8 मैं हिंदी की क्लास लेती हूँ और शाम में 8 से 9 आतिफ सर इंग्लिश की क्लास लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक दिन लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। साथ ही हमारी एकेडमी ने क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है जो 1 अक्टूबर से चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी, गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और रघुवीर सहाय। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा, चित्ररेखा जो रचना है वो किनकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चूंकि क्लास हमारी लेट से हुई और लगभग 260 क्वेश्चन है, तो बहुत टाइम लगेगा। एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे जब हम कम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आज मैराथन है, सिर्फ आंसर्स देखेंगे, ठीक है। और इन सारे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी एक तस्वीर आपको अपने जहन में बिठा लेनी है, ताकि जब आप परीक्षा भवन में हो, जब आप परीक्षा दे रहे हो, उस समय ये सारे प्रश्न आपके लिए परिचित हों और आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सके। जायसी का जन्म स्थान है, विकल्प है दिल्ली, इलाहाबाद, जायस, कब्र अमेठी, भागलपुर। जायसी का जन्म कहां हुआ था, तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस नामक गांव में। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी। लगभग 1548 ईस्वी में, लगभग 1540 ईस्वी में, 1549 में, 1550 में। जायसी की मृत्यु कब हुई थी, फटाफट उत्तर देंगे। सही उत्तर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु 1548 के आसपास हुई थी। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस प्रकार के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। विकल्प है दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्टछाप के और प्रेम के पीर के। सही उत्तर दीजिए फटाफट। सही उत्तर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। वो ज्यादातर प्रेम आधारित कविताएं लिखते थे, प्रेम के पीर के कवि हैं। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है करवक के कवि कौन है? करवक के रचयिता कौन है? विकल्प है कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, नाभादास। सही उत्तर हो जाएगा करवक के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? विकल्प है पुत्र वियोग, करबक, उषा और हारजीत। फटाफट उत्तर दीजिए मलिक मोहम्मद जायसी की। गुड इवनिंग बच्चे। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? करबक। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1450 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में, 1492 में, 1496 में। फटाफट उत्तर दीजिए मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो जायसी का जन्म अमेठी जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जायसी किस तरह के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि हैं? वो एक भक्त कवि हैं, सूफी कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं, अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि हैं। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नों के अभ्यास के साथ साथ जो सेशन है उसको लाइक भी करते जाना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाना है ताकि और बच्चे ज्वाइन कर सके। अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं तो सब बच्चे प्रश्नों का अभ्यास कर सके अच्छे से। इसके लिए लाइक करते जाना है, शेयर करते जाना है। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? विकल्प है इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, अमेठी। तो जायसी जी का जन्म अमेठी में हुआ था। जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। तो ये अमेठी जिले में हुआ था। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम क्या था? मलिक शेख मोहम्मद, मलिक शेख यमरेज, मलिक शेख परवेज, मलिक शेख ममरेज। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और इनके पूछे की जाने की जो संभावना है वो अत्यधिक है। इसलिए इन सभी प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास करेंगे। ठीक है, इन सबको अपने जहन में अच्छे से बिठा लेना है। अगला प्रश्न है जायसी क्या थे? जायसी एक धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा जायसी फकीर थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? विकल्प है ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा और शगुन भक्ति धारा। तो जायसी जो थे वो प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने प्रेम पे आधारित कविताएं लिखी है। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? विकल्प है खरी बोली, ब्रज, अवधी और अरबी। फटाफट उत्तर दीजिए मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य की कविताओं की भाषा क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की कविताओं की जो भाषा है वो क्या है? अवधी है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी जो कविताएं लिखते थे वो उनमें कौन सा रस होता था? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो जायसी ज्यादातर प्रेम पे आधारित कविताएं लिखते थे तो उनमें श्रृंगार रस होता था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है?
मलिक मोहम्मद जायसी ने राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की कहानी को किस प्रकार जोड़ा है? विकल्प है प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा, अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा जोरी लाई रकत के लेई, रक्त की लेई बनाकर, खून की लेई बनाकर उन्होंने जोड़कर लाया था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जायसी ने राजा रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? अपने आंसुओं से, गंगा जल से अथवा इनमें से किसी से भी नहीं। तो जोड़ी लाई रकत के लेई, गाढ़ प्रीति नैन भर नैन जल भे। तो नैन के जलों से यानी कि आंसुओं से उन्होंने पद्मावती और रतन सेन की कविता को, कथा को, प्रेम कहानी को सींचा है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे? जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे? विकल्प है जिह्वा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष, श्रव्य दोष। तो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी यानी नेत्र दोष, उनको कौन सा दोष था? नेत्र दोष, एक आंख थी। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति। तो मलिक मोहम्मद जायसी की कविताएं जो है वो समुद्र की भांति व्यापक भी है और गहरी भी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। तो प्रेम के पीर कवि किनको कहा जाता है? जायसी जी को, मलिक मोहम्मद जायसी को। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले पार्ट के क्वेश्चंस का अभ्यास हम लोगों ने कर लिया। बीच बीच में लाइक करते रहना है, दोस्तों को शेयर करते जाना है। साथ ही जिन किसी को भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उन नंबर्स में से किसी भी नंबर पे कॉल करके अथवा मैसेज करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, वो भी आप वहां पे पा सकते हैं। विकल्प है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? दूसरा पार्ट शुरू होता है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? विकल्प है तुलसीदास, रहीम, सूरदास, नाभादास। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तुलसीदास, रहीम, सूरदास, नाभादास। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है सूरदास। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास की रचना कौन सी है? सूरदास की रचना कौन सी है? विकल्प है पुत्र वियोग, करबक, छप्पई, सूरसागर। सही उत्तर हो जाएगा सूरदास की रचना है सूरसागर। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमार चौहान, करबक जायसी जी और छप्पई नाभादास। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? अभी इस प्रश्न को हमने हल किया था दूसरे वे में, राम भक्ति के, कृष्ण भक्ति के, मातृभक्ति के, देशभक्ति के। तो सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? विकल्प है अवधी, खरी बोली, ब्रज भाषा और मैथिली। तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? विकल्प है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि है सूरदास। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूरदास किस धारा के कवि हैं? रामाश्रयी धारा, कृष्णाश्रयी धारा, शैव मत के, अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सूरदास कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो जेवत श्याम नंद की कन्या। कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं? विकल्प है नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के गोद में, कदम के पेड़ पर। तो जेवत श्याम नंद की कन्या, नंद की गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है?
विकल्प है रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, इनमें से कोई नहीं। तो सूर शाम प्रात उठो, किसकी? भोर होने की, प्रात होने की सूचना दी जाती है। तो प्रस्तुत पद में, सूरदास के पद में कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है, और कौन दे रही है? माता यशोदा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? विकल्प है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? विकल्प है सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली और सतसई। तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? विकल्प है सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली और सतसई। सही उत्तर हो जाएगा। सतसई जो है वो सूरदास की रचना नहीं है। बाकी सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली ये तीनों ही रचनाएं सूरदास की हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? विकल्प है सतसई, दोहावली, सूरसागर और गीतावली। सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास की रचना है सूरसागर। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास को किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? विकल्प है कृष्ण की जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन कर नंद आचमन लीन हो और सूर मांगत जूठनिया। सूरदास जूठा मांग रहे हैं, किसका? कृष्ण जी का। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास की अनुमानित जन्मतिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्मतिथि क्या है? विकल्प है 1476 ईस्वी, 1475 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1480 ईस्वी। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास का अनुमानित जन्मतिथि 1478 ईस्वी है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है? विकल्प है सूरसागर, अष्टयाम, दोहावली, कवित्त। सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास की रचना है सूरसागर। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कछुक खात कछुधरनी गिरावत। कछुक खात कछुधरनी गिरावत, छवि निरखती नंदनिया, किस पाठ की पंक्ति है? विकल्प है सूरदास के पद की, तुलसीदास के पद की, छप्पई की अथवा कवित्त की। तो यह सूरदास के पद की है कि भोजन जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछुधरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। ये विकल्प ए हो जाएगा। सूरदास के पद से यह पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, किस पाठ की पंक्ति है? विकल्प है किसकी पंक्ति, किस कवि के पंक्ति है? विकल्प है सूरदास की, तुलसीदास की, नवादास की, भूषण की। सही उत्तर हो जाएगा। यह जो पंक्ति है वो सूरदास के पद से ली गई है। तो किनकी हुई? सूरदास की पंक्ति है। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह सूरदास की लिखी हुई पंक्ति है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? विकल्प है जायसी की, सूरदास की, कबीर की और तुलसीदास की। फटाफट बताइए। सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? विकल्प है अवधी, ब्रज भाषा, खरी बोली, मैथिली। तो सूरदास ब्रज भाषा में लिखते थे। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? विकल्प है नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, आनंददास। तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिए।
सही उत्तर हो जाएगा सूरदास पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बीच बीच में सबको लाइक करते रहना है। मैंने देखा कि कल का अगले पिछला जो हमारा मैराथन था उसमें करीब 11,000 व्यूअर्स हैं, लेकिन जो लाइक है वो मात्र 1300-1400 है। तो उसे आपको ले जाना है 5000 के पार। ठीक है, उसे 5000 के पार ले जाना है। मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? इंग्लिश की क्लास आज नहीं होगी, इंग्लिश की क्लास कल होगी। ठीक है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? विकल्प है अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास और महादास। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है नरहरिदास। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? विकल्प है विभावरी, रत्नावली, प्रभावली, गीतावली। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसीदास की माता का नाम क्या था? विकल्प है मुनिया, चुनिया, हुलसी, फूलो। तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 1540 ईस्वी, 1543 ईस्वी, 1545 ईस्वी, 1550 ईस्वी। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 ईस्वी। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? विकल्प है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो तुलसीदास का जन्म हुआ था राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में। कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश में। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसी ने शिक्षा प्राप्त की? काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? विकल्प है 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक। सही उत्तर हो जाएगा काशी में 15 वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा ग्रहण की। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किनकी रचना है? रामचरितमानस किनकी रचना है? विकल्प है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस सूरदास की रचना, सॉरी तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है और रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है। विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। रामायण संस्कृत भाषा में है और रामचरितमानस अवधी भाषा में है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास किस शाखा के कवि है? राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास राम मार्गी शाखा के कवि हैं। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो जन्म को भूखो भिखारी हो, जन्म को भूखो भिखारी हो। दूसरे पद में किस रूप में आप परिचय देते हैं अपना? भिखारी के रूप में। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तुलसीदास की को किस चीज की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की, इनमें से कोई नहीं। तो पेट भरी है तुलसी, जेवाइये भक्ति सुधा सुनाई, सुनाजू। जेवाइये भक्ति सुधा सुनाजू। तो तुलसीदास को किस चीज की भूख है? भक्ति की भूख है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसी के पठित पद किस भाषा में है? तुलसी के पठित पद किस भाषा में है? विकल्प है मैथिली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी। तो तुलसी के जो पद हैं वो किस में है? अवधी भाषा में है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तुलसीदास ने किसकी स्तुति की है पहले पद में? विकल्प है गणेश जी की, भगवान राम की, माता सीता की, इनमें से कोई नहीं। तो कबहु काम
अवसर पाई माता सीता की, किसकी किसकी प्रार्थना की है, किससे, किसकी स्तुति की है, माता सीता की स्तुति की है उन्होंने। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसी के दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तुलसी के दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? विकल्प है वात्सल्य रस, भक्ति रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस। तो तुलसी ने के दोनों ही पदों में, वो पहले पद में माता सीता से और दूसरे पद में भगवान राम से क्या करे, प्रार्थना करे, उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो इसमें भक्ति रस की अभिव्यंजना हुई है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दीन के रूप में, सीता के दास के रूप में। तो नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहा, यानी कि माता सीता के दास के रूप में तुलसीदास ने पहले पद में माता सीता के दास के रूप में अपना परिचय दिया है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कबहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? कबहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? विकल्प है सीता के लिए, राधा के लिए, अंजनी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ब संबोधन माता सीता के लिए है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन तुलसीदास के मित्र नहीं है? कौन तुलसीदास के मित्र नहीं है? विकल्प है महाराजा मान सिंह, टोडरमल, सूरदास, नाभादास। तो महाराजा मान सिंह, टोडरमल और नाभादास ये तीनों ही तुलसीदास के मित्र थे। तुलसीदास के मित्र नहीं थे, कौन नहीं थे यह पूछा गया, सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है? विकल्प है सूरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित, पद्मावत। कौन सी रचना तुलसीदास की है? सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। सूरसागर सूरदास की रचना है, प्रायश्चित उनकी जयशंकर प्रसाद की रचना है और पद्मावत जो है ये जयसी जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? विकल्प है पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, आखिरी कलाम और कवितावली। सही उत्तर हो जाएगा आखिरी कलाम तुलसीदास की रचना नहीं है, वहां की पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी और कवितावली ये तीनों ही रचनाएं तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? विकल्प है जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? विकल्प है जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। सही उत्तर हो जाएगा हनुमान बाहुक को तुलसीदास की रचना कवितावली का एक अंग माना जाता है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमने 60 प्रश्नों को कर लिया है। अब लेते हैं 30 सेकेंड से 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तब तक आप लोग भी थोड़ा सा टाइप करते करते हो गया होगा। 1 मिनट के ब्रेक में पानी वानी जिनको भी पीना है पी लीजिए और फिर से असेंबल होते हैं। ठीक है।
आ गए सब? नेहा 260 क्वेश्चंस हैं। तो आगे सब। सुनीति आप लेट क्यों है? कोशिश कीजिए समय पे आने की। अनामिका वेरी गुड। चलिए अरमान शुरू करते हैं। तो अगला प्रश्न है, छप्पई शीर्षक के रचयिता कौन है? छप्पई शीर्षक के रचयिता कौन है? विकल्प है सूरदास, कबीरदास, नाभादास, तुलसीदास। फटाफट उत्तर दीजिए, छप्पई शीर्षक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास, तुलसीदास। छप्पई के रचयिता है नाभादास। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभादास की रचना कौन सी है? विकल्प है करबक, कविता, कवित्त, कविता, उषा और छप्पई। सही उत्तर हो जाएगा, नाभादास की रचना है छप्पई। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा पल्लवी। कोशिश पूरी है। ऑल इन वन में आपकी बात नहीं समझ पा रही हूं, आप क्या कहना चाह रहे? तो नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभादास का जन्म कब हुआ था? अनुमानित है, कोई एग्जैक्ट डेट जो है वो नहीं है, निश्चित डेट नहीं है, निश्चित तारीख नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी अनुमानित तारीख को नाभादास का जन्म हुआ था। 1550 ईस्वी, 1570 ईस्वी, 1560 ईस्वी, 1565 ईस्वी। नाभादास का जन्म हुआ था 1570 ईस्वी। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? विकल्प है सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, इनमें से कोई नहीं। तो नाभादास सूरदास की कविता को सुनकर सिर झुका लेते हैं। विकल्प ए हमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना नाभादास की है? कौन सी रचना नाभादास की है? विकल्प है सूरसागर, भक्तमाल, बिहार सतसई और बीजक। तो सही उत्तर हो जाएगा, नाभादास की रचना है भक्तमाल। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है? कहाँ था? नाभादास स्थायी रूप से कहाँ रहते थे? विकल्प है वृंदावन, हरिद्वार, काशी, इनमें से कोई नहीं। तो नाभादास स्थायी रूप से वृंदावन में रहते थे। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है? संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है? चौपाई की, दोहा की, छप्पई की, कवित्त की। तो संपूर्ण भक्तमाल में छप्पई की व्यंजना हुई है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और छप्पई क्या है? 6 पंक्तियों का छंद। अगला प्रश्न है, छप्पई कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 4, 5, 6, 7। सही उत्तर हो जाएगा, छप्पई 6 पंक्तियों का छंद होता है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सूरदास की कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? विकल्प है सिर हिलाते हैं, भाव विभोर होते हैं, दुखी हो जाते हैं, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास की कविता को सुनकर सब उनकी बातों से हामी भरते हैं, अर्थात सिर हिलाते हैं। सूर कवित्व सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे, जो हामी नहीं भरता। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर कवित्व सुनी कौन कवि किस कविता का अंश है? विकल्प है करबक, छप्पई, तुलसीदास के पद, सूरदास के पद। सही उत्तर हो जाएगा सूर कवित्व सुन कौन कवि, यह छप्पई के से लिया गया है, छप्पई का अंश है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर किसमें भेद नहीं करते? कबीरदास किसमें भेद नहीं करते? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में, हिंदू मुसलमान में। तो कबीरदास कभी भी हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करते थे। विकल्प डी हमेशा डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभादास ने जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया है? नाभादास ने जाति पाति और वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया है? विकल्प है सूरदास, कबीरदास, बिहारी, इनमें से कोई नहीं। तो
कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। सही उत्तर कौन हो जाएगा? कबीरदास। नावादास ने जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया है? कबीरदास के छप्पे में। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नावादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? नावादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? विकल्प है आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो नावादास का उदय हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हुआ था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन कौन कहता है? विकल्प है सूरदास, कबीरदास, जयसी, विद्यापति। तो क्या कहते हैं कि सभी के हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। किसके लिए लिखते हैं नावादास? कबीरदास के लिए लिखते हैं। तो सबके हित के वचन कौन बोलता है? कबीरदास बोलते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कानी का अर्थ क्या होता है? कानी का अर्थ क्या होता है? एक कान का न होना, एक कान वाला, और विश्वास और प्रतीति। तो सही अर्थ हो जाएगा, कानी का अर्थ होता है विश्वास अथवा प्रतीति। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नावादास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नावादास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? विकल्प है स्वामी अग्रदास, स्वामी शुद्धानंद, स्वामी चतुर्भुज दास और स्वामी नरहरि दास। सही उत्तर हो जाएगा, नावादास के दीक्षा गुरु का नाम था स्वामी अग्रदास। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? विकल्प है कबीरदास, गुरु नानक, रैदास और नावादास। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता है नावादास। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्त चरित्रों की माला को क्या कहते हैं? भक्त चरित्रों की माला को क्या कहते हैं? विकल्प है मुंडमाल, पुष्पमाल, भक्तमाल, रत्नमाल। तो भक्त चरित्रों की माला को क्या कहते हैं? भक्तमाल कहते हैं। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? विकल्प है छप्पे, पद, कवित्त और करवक। तो भूषण ने कवित्त की रचना की है, कवित्त की रचना की है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है? विकल्प है कबीर, भूषण, सूरदास और तुलसीदास। तो कवित्त शीर्षक के रचयिता कौन है? भूषण। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? विकल्प है निर्गुण धारा के, रीति युक्त धारा के, शगुन धारा के और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा भूषण रीतिकाल के रीति युक्त धारा के कवि हैं। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, अब एक को निगलेक्ट करेंगे, इसकी जगह पे इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, इनमें से कोई नहीं। तो कवित्त के प्रथम पद में भूषण जो है वो शिवाजी महाराज के शौर्य का वर्णन करते हैं, उनकी वीरता का वर्णन करते हैं, वीर रस। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? विकल्प है करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस। सही उत्तर हो जाएगा कवित्त के द्वितीय पद में विभत्स रस की, क्योंकि क्या कहते हैं वो जो तलवार है छत्रसाल की, उसकी युद्ध कला, वो जो अपने सैनिकों की क्या कहेंगे उसको, सैनिकों का विनाश करते हैं, उस पर लिखा हुआ है, तो विभत्स रस हो जाएगा। इसमें हत्या का जिक्र है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? विकल्प है खरी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, इनमें से कोई नहीं। तो भूषण ने मुख्यतः खरी बोली में रचना की है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, इनमें से कोई नहीं। हाँ, बीच बीच में सबको लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके और क्लास को ज्वाइन कर सके, ठीक है। और आज का टारगेट है 5000 पुराना है इस मैराथन को, ठीक है ना। छत्रसाल की तलवार मैराथन के लाइक्स को 5000 पे ले जाना है। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा रौद्र रूप। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार काल को क्या प्रदान करती है? छत्रसाल की तलवार काल को क्या देती है? प्रसाद, भोजन, गहने, इनमें से कोई नहीं। तो कालिकासी किलक कलेव देती काल को। कलेव किसको कहते हैं? भोजन को। तो छत्रसाल की तलवार काल को क्या दे रही है? भोजन दे रही है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी। लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी किस पाठ की पंक्ति है? विकल्प है करवक, कवित्त, उषा और छप्पे। तो लागती लपकी कंठ बैरिन की यह कवित्त की पंक्तियां हैं और यह किसके बारे में कहा गया है? तो छत्रसाल की तलवार के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? साकेत, कामायनी, भक्तमाल, शिवराज भूषण। सही उत्तर हो जाएगा। भूषण की रचना कौन सी है? शिवराज भूषण। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की अथवा इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिए। फटाफट उत्तर दीजिए। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? विकल्प है छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की अथवा इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा, भूषण ने समुद्राग्नि से शिवाजी महाराज की तुलना की है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूषण के प्रथम खंड में कौन सा रस है? भूषण ने के प्रथम खंड में कौन से रस की विभंजना हुई है? विकल्प है श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पद में, भूषण के प्रथम पद में वीर रस की विभंजना हुई है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? वीर रस, रौद्र रस, शक्ति रस, भक्ति रस और विभत्स रस। तो भूषण के द्वितीय खंड में विभत्स रस की अभिव्यंजना हुई है, अभी बताए थे थोड़ी देर। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निक्सत म्यान ते मयुख है, निक्सत म्यान ते मयुख है, प्रलय भानु कैसी किस पाठ की पंक्ति है? विकल्प है कवित्त की, छप्पई की, उषा की, इनमें से अथवा गांव के घर से। तो सही उत्तर हो जाएगा निक्सत म्यान ते मयुख है, ये कवित्त की पंक्ति है और यह किसके बारे में कहा गया है? छत्रसाल की तलवार के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति भूषण की है? कौन सी रचना भूषण की है? विकल्प है अष्टयाम, शिबा बावनी, साहित्य लहरी, चित्ररेखा। तो भूषण की रचना है शिबा बावनी। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? विकल्प है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, भामाशाह ने, टोडरमल ने, अकबर ने। तो भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? विकल्प है श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस। सही उत्तर हो जाएगा, भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी है। भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 110, 112, 108, 105। सही उत्तर हो जाएगा, शिवराज भूषण जो भूषण की रचना है उसमें उन्होंने 105 अलंकारों का वर्णन किया है, अलंकारों का निरूपण हुआ है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? कौन सी रचना भूषण की नहीं है? विकल्प है भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और हर्षोल्लास। सही उत्तर हो जाएगा, हर्षोल्लास भूषण की रचना नहीं है। बाकी भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषण उल्लास ये तीनों ही रचनाएं भूषण की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूषण के प्रिय नायक कौन है? भूषण के प्रिय नायक कौन है? विकल्प है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। तो भूषण के प्रिय नायक है छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंसू किसकी रचना है? आंसू किसकी रचना है? विकल्प है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पत और सूर्यकांति त्रिपाठी निराला। सही उत्तर हो जाएगा, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमने 100 प्रश्नों को हल किया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे बताइए कमेंट करके।
मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्लास पसंद आ रहा है। कैसी लग रही है क्लास, फटाफट बताइए। बहुत अच्छा, चलिए सही है, फिर बढ़ते हैं आगे। सबको इतना पसंद आ रहा है तो फिर चलते हैं आगे। सब लोग पानी पानी वगैरह जिनको पीना है पी लीजिए फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी के बेटे का नाम है साहूजी महाराज। बढ़ते हैं आगे। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? विकल्प है पुत्र वियोग, तुमुल कोलाहल कलह में, उषा और हार जीत। अब ठीक है पल्लवी, थैंक यू, अच्छी बात है आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है। अब बाकी जो है देखेंगे कविता, अभी बहुत क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन और बचा हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो कौन सी है? तुमुल कोलाहल कलह में। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अभी तो आपने मात्र 46 मिनट पढ़ा है, अभी बहुत समय बचा है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 1880 ईस्वी में, 1885 में, 1889 में, 1890 में। फटाफट बताइए, सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? विकल्प है शिवरत्न साहू, शिव जतन साहू, शिव परसुन साहू और इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद के पितामह यानी दादाजी का नाम था शिवरत्न साहू। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृहीन हो गए थे? यानी जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष के थे जब उनके पिता का निधन हो गया? विकल्प है 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद 12 वर्ष के थे जब उनके पिता का निधन हो गया, जब वो पितृहीन हुए। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? विकल्प है रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, भक्तिकाल। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि हैं। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है? जयशंकर प्रसाद की किस रचना में आधुनिक मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है? विकल्प है विशाख, स्कंदगुप्त, इंद्रजाल, कामायनी। सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी में आधुनिक मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की किस प्रकार की कविता है, रचना है? विकल्प है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गद्य काव्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा कामायनी एक प्रबंध काव्य है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? विकल्प है महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, महाराजा मानसिंह, इरावती। सही उत्तर है प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और इरावती, ये तीनों ही उनकी रचना है। महाराजा मानसिंह उनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? विकल्प है प्रायश्चित, सूरसागर, ध्रुव स्वामिनी और कामायनी। सही उत्तर हो जाएगा सूरसागर जो है वो सूरदास की रचना है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? विकल्प है पद्मावत, जानकी मंगल, कंकाल और शिवराज भूषण। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल। अगला प्रश्न है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? विकल्प है मन की चंचलता से, अधिक निद्रा से, अधिक काम से, इनमें से कोई नहीं। तो मन की चंचलता के कारण जो है वह मनुष्य का शरीर थक जाता है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है। यह जो पाठ है आपके पाठ्यक्रम में तुमुल कोलाहल कलह में, यह जयशंकर प्रसाद की किस रचना से ली गई है। विकल्प है इंद्रजाल, झरना, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी। तो तुमुल कोलाहल कलह में कामायनी से लिया गया है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, इंद्रजाल, झरना, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी। सही उत्तर कामायनी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था। विकल्प है देवी प्रसाद साहू, बेनी प्रसाद साहू, शिवरत्न साहू। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चातकी किसके लिए तरसती है। चातकी किसके लिए तरसती है। विकल्प है चालक के लिए, प्रसाद जी की कविता के लिए, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो चातकी यानी पपीहा जो पक्षी होता है वह स्वाति नक्षत्र की बारिश की पहली बूंद के लिए तरसती है। स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है चातकी, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है। विकल्प है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली में रचना लिखी है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रकाश जी की है, जयशंकर प्रसाद की है। विकल्प है झरना, विपथगार, सूरजमुखी, अंधेरे के, चितकोबरा। सही उत्तर हो जाएगा झरना, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। कौन सी ऐसी कृति है जो अपूर्ण रह गई। विकल्प है तितली, लहर, इरावती और ध्रुव स्वामिनी। तो इरावती अपूर्ण रह गई, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है। विकल्प है साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास और अरुण रामायण। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है कामायनी, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। पुत्र वियोग किसकी रचना है। विकल्प है जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवीर सहाय की और शमशेर बहादुर सिंह की। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। लाइक एंड शेयर करते रहना है, सबको लाइक एंड शेयर करते रहना है। आज का जो लाइक का टारगेट है आपको पता है 5000, उसके पार जाना चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। विकल्प है वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद। फटाफट बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत अच्छी बात है सुनीति, आपको उनके पास बैठना चाहिए, उन दिनों की कहानियां समझनी चाहिए कि उस समय में क्या क्या चीजें हुई थी। ये आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, ठीक है ना। दादाजी के साथ बैठिए, उनके और उनका जो अनुभव है वो सुनिए, उनको याद कीजिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था इलाहाबाद में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनी गई थी। विकल्प है समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान को कांग्रेस पार्टी का एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुना गया था, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। कटु यथार्थ भाव की, राष्ट्रीय भावधारा की, भक्ति भावधारा की, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है। ये जितनी भी कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। विकल्प है बिखरे मोती, मुकुल, प्रायश्चित, त्रिधारा। सही उत्तर हो जाएगा प्रायश्चित सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। विकल्प है इरावती, पद्मावती, काट का सपना, सभा के खेल। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है सभा के खेल, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप, अपनी आमरणहीन प्राकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यह कथन किसका है? विकल्प है, यह कथन किसका है? विकल्प है मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद। तो यह कथन मुक्तिबोध का है। सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप, अपनी आमरणहीन प्राकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यह मुक्तिबोध ने कहा था, गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा था। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार मां के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? विकल्प है भाई की मृत्यु होने पर, पिता की मृत्यु होने पर, पुत्र की मृत्यु होने पर, पति की मृत्यु होने पर। तो बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। किसको खोकर? पुत्र को खोकर। तो पुत्र की मृत्यु के बाद मां के लिए अपने जीवन को समझाना बहुत कठिन हो जाता है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? विकल्प है उनका पुत्र, उनका तोता, उनका छोटा भाई, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा उनका पुत्र जो है उनका खिलौना है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? विकल्प है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। तो सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में शिरकत कर गई। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? किस शब्द के लिए का प्रयोग नहीं किया है? खिलौना, छौना, खोया धन, अनमोल रत्न। तो मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, ये तो यूज किया है। उठ ही गया छौना मेरा, छौना का भी इस्तेमाल किया। अब खोया धन पा ना सकूंगे, तीनों का यूज किया है। अनमोल रत्न का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। हमसे पूछा गया कौन सा नहीं प्रयोग किया है? अनमोल रत्न। क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है प्रश्नों का उत्तर देते वक्त, कहीं ऐसा ना हो कि नहीं आप भूल जाए और कौन से शब्द का प्रयोग किया हो, आपने खिलौना देखा और टिक करके आ गए। ठीक है ना? तो क्वेश्चन के जो टेल पॉइंट्स होते हैं उनको देखना है, लास्ट में क्या लिखा है उसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो जाता है? विकल्प है पति के दूर जाने के कारण, जेल जाने के कारण, पुत्र के असामयिक निधन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो सूना सूना जीवन लगता है उनको अपने पुत्र के निधन के कारण। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमने 131 प्रश्नों का हल कर लिया, यानी कि आधे प्रश्न हो गए हैं, 130 और बचे हुए हैं। करीना क्या हुआ बच्चे? अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों महसूस करती हैं? पिता वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, पति वियोग के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान अपने आप को पुत्र वियोग के कारण असहाय महसूस करती हैं। अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा किया? पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किसके लिए पत्थर को देवता मानकर उसकी पूजा की? विकल्प है अपने लिए, पति के लिए, भाई के लिए, पुत्र के लिए। तो जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कौन था? उनका पुत्र। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलामी का नशा किसकी रचना है? विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठाकुर रामनाथ सिंह की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, इनमें से कोई नहीं। तो गुलामी का नशा सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? विकल्प है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयालु सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह, ठाकुर रामप्रीत सिंह। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संग्रह है, संकलन है, कहानी संग्रह है? फटाफट बताइए। तो बिखरे मोती जो है एक कहानी संग्रह है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो सरोज स्मृति
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इन्होंने अपनी पुत्री के असामयिक निधन पे लिखा था और यह जो है हिंदी साहित्य की पहली शोक गीत है। और पुत्र वियोग जो कि आपके पाठ में है वह हिंदी साहित्य की दूसरी शोक गीत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? विकल्प है महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मित्र थी उनका नाम था महादेवी वर्मा। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता संग्रह कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता संग्रह कौन सी है? त्रिधारा, मुकुल, अनामिका, गीतिका। सही उत्तर हो जाएगा मुकुल। विकल्प सही उत्तर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? विकल्प है पुत्र वियोग, उषा, हारजीत और अधिनायक। सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता है वो कौन सी है? उषा। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? विकल्प है कवि शिरोमणि, कवि रत्न, कवियों के कवि और इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों के कवि के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि किसे कहा जाता है? विकल्प है रघुवीर सहाय को, जयशंकर प्रसाद को, गजानन माधव मुक्तिबोध को, शमशेर बहादुर सिंह को। तो कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था? विकल्प है डॉक्टर काशीनाथ सिंह ने, डॉक्टर दूधनाथ सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? विकल्प है सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर अथवा इनमें से कोई नहीं। तो उषा का अब जो जादू टूटता है, उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। विकल्प है प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? ये कौन है जो हाथ दिखा रहे हैं? राही, क्या दिक्कत है बच्चे? तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? विकल्प है हिंदी अंग्रेजी कोश, उर्दू अंग्रेजी कोश, उर्दू हिंदी कोश और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह ने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? विकल्प है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास और नागार्जुन। तो शमशेर बहादुर सिंह नागार्जुन के समकालीन थे। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? विकल्प है पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिए। क्या लिख रहे हैं? क्या नाम है आपका? दुगेश। और रोशन नाम है रसम। बहुत जल्दी हम लोग अब अगली जो क्लास होगी उसमें ग्रामर का मैराथन चलेगा। अगली 2 क्लास में हम लोग ग्रामर का मैराथन करेंगे। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? विकल्प है पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा दूसरा सप्तक। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी नहीं है? विकल्प है दूसरा सप्तक, उदिता, टूटी हुई, बिखरी हुई, सतह से उठता आदमी। तो ये तीनों ही रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की हैं। जो नहीं है वो है सतह से उठता आदमी। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? विकल्प है इंद्रजाल, मुकुल, उदिता, इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है उदिता। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 ईस्वी में किस देश की यात्रा की थी? विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका की, सोवियत रूस की, फ्रांस की, नेपाल की। सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा की थी। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस संस्था से बीए
किस स्थान से बीए किया था? फटाफट उत्तर दीजिए। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? ग्रामर का मैराथन बहुत जल्द स्टार्ट होगा बच्चे। तो शमशेर बहादुर सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? विकल्प है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड से, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से, और इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कुछ समय काम किया था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? विकल्प है लाल कमल के समान, नीले शंख के समान, नीली चादर के समान और नीले सागर के समान। तो प्रात नवता बहुत नीला शंख जैसे, किसके जैसे? नीले शंख के समान। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? विकल्प है गांव का घर, उषा, साकेत, हारजीत। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? विकल्प है 1950, 1957, 1952, 1954। फटाफट उत्तर दीजिए। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। कब है? 1951। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911, 23 फरवरी 1911, 13 मार्च 1911 और 22 अप्रैल 1911। सही उत्तर हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? रिपीट हो गया। सही उत्तर 13 जनवरी 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुझसे होर है मेरी और विशाख। सही उत्तर हो जाएगा। काल तुझसे होर है मेरी यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? विकल्प है अपने इतने पास, अपने, उदिता, टूटी हुई, बिखरी हुई, भारत, इतिहास और संस्कृति। सही उत्तर हो जाएगा भारत, इतिहास और संस्कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, सुकून की तलाश क्या है? विकल्प है गजलों का संग्रह, उपन्यास, कहानी, निबंध संग्रह। तो सुकून की तलाश गजल संग्रह है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमने 160 प्रश्न कर लिए, अब 100 प्रश्न और बचे हुए हैं। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस दरमियान आप लोग भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाइए। थैंक यू बच्चे। मैं भी आप सबको से बहुत प्यार करती हूँ। फटाफट फ्यूचर डॉक्टर गर्ल, आप क्यों लेट हैं? क्यों लेट हैं आप? मजा आ रहा है? मैं भी यही चाह रही हूँ कि आप लोगों को मजे आए। चलो सब असेंबल हो जाइए, ब्रेक का टाइम खत्म।
बच्चे क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। प्रत्येक खंड से पद्य खंड, गद्य खंड और व्याकरण तीनों ही खंडों से प्रत्येक पाठ का जो है कंटेंट वहां पे अवेलेबल है। आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मेरी भी कोशिश यही रहती है आप लोगों को अच्छा लगे। आदित्य क्या कहना चाहते हैं आप? चलिए सेशन को फिर से शुरू करते हैं। प्रश्न है, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? प्रभातकालीन आकाश कमल के जैसा है, नीले शंख के जैसा है, काली सिल के जैसा है, उजली शीप के जैसा है। तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, तो किसकी तरह? नीले शंख के जैसे। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? विकल्प है गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, ज्ञानेन्द्रपति, विनोद कुमार शुक्ल। सही उत्तर हो जाएगा काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? जन जन का चेहरा एक कविता किसकी रचना है? विकल्प है रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, अशोक वाजपेयी। सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और पंजाब में। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म ग्वालियर के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुई थी। ठीक है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? विकल्प है दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय। सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध ने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया था। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्रिका का संपादन किया था? विकल्प है सरस्वती, आजादी, नया खून, इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली पत्रिका नया खून का संपादन किया था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया था? मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद पर कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? विकल्प है 1956, 1958, 1960, 1962। सही उत्तर हो जाएगा 1958 ईस्वी। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? पत्रकार के रूप में, संवाददाता के रूप में, संपादक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने विशेष संवाददाता के रूप में काम किया था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? मुक्तिबोध और निराला किस तरह के कवि हैं? पलायनवादी, सामान्य, क्रांतिकारी और इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही क्रांतिकारी कवि हैं। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? विकल्प है सूरज का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह सीधा है और सूरज का मुंह सीधा है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? जनता से, आग से, ज्वालामुखी से। मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? नेता को, जनता को, आकाश के तारों को, इनमें से कोई नहीं। तो सितारा कहा है इन्होंने जनता को। विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहां से उठती है? विकल्प है जनता से, आग से, ज्वालामुखी से, इनमें से कोई नहीं। तो आग जनता से उठती है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्रांति की ज्वाला। विकल्प है अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के एक नए कवि के रूप में कौन सामने आए थे? विकल्प है
रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के कवि के रूप में मुक्तिबोध सामने आए थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? विकल्प है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता आदमी और बिखरे मोती। सही उत्तर हो जाएगा बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? विकल्प है इतिहास और संस्कृति, चंद्रगुप्त, काट का सपना और विपात्र। सही उत्तर हो जाएगा इतिहास और संस्कृति। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? विकल्प है सूरसागर, विनय पत्रिका, कामायनी एक पुनर्विचार और मुकुल। तो मुक्तिबोध की रचना है कामायनी एक पुनर्विचार। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक डायरी किसकी रचना है? विकल्प है अज्ञेय की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, रघुवीर सहाय की। तो एक साहित्यिक डायरी मुक्तिबोध की रचना है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? विकल्प है ऋतुराज मुक्तिबोध, सुंदरराज मुक्तिबोध, माधवराज मुक्तिबोध, गजराज मुक्तिबोध। सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? विकल्प है दिव्य बदान, मुझे चांद चाहिए, भोर का तारा, चांद का मुंह टेढ़ा है। सही उत्तर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा है, यह मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? विकल्प है नई कविता का आत्मसंघर्ष, बिहारी पुनर्मूल्यांकन, कामायनी एक पुनर्विचार और भूरी भूरी खाकतूल। तो पूछा गया कौन सी रचना नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा बिहारी पुनर्मूल्यांकन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि थे। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? विकल्प है लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और मुक्तिबोध रत्नावली। तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है वह ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध से। विकल्प आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह से। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? विकल्प है ज्ञानेंद्रपति भूषण, सूरदास, रघुवीर सहाय। तो लोग भूल गए हैं यह रघुवीर सहाय की रचना है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? विकल्प है पुत्र वियोग, गांव का घर, अधिनायक, जन जन का चेहरा एक। सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय ने जो कविता लिखी है उसका नाम है अधिनायक। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? विकल्प है हास्य प्रधान, व्यंग प्रधान, रोमांस प्रधान, वीररस प्रधान। तो अधिनायक कविता व्यंग प्रधान कविता है। उसमें लेखक जो है वो व्यंग टॉन्ट कस रहे हैं, कटाक्ष कस रहे हैं लोगों पे, जो सत्ताधारी वर्ग है उन पे। विकल्प है रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, छायावाद। तो रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि हैं। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है आगरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? विकल्प है दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद और कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर से। तो रघुवीर सहाय ने एमए किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? सेम प्रश्न रिपीट हो गया है। सही उत्तर लखनऊ विश्वविद्यालय से।
अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है? प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है? विकल्प है आम आदमी का, सत्ताधारी दल का, विपक्षी दल का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा हरचरना आम आदमी का प्रतिनिधि है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरचरण कौन है? हरचरण घर का नौकर है, एक आम आदमी है, एक चरवाहा है, इनमें से कोई नहीं। तो हरचरण जो है वह एक आम आदमी है। हरिचरण एक आम आदमी है जिसे हरचरना कहकर संबोधित किया है लेखक ने। अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? विकल्प है अशोक वाजपेयी, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, ज्ञानेन्द्रपति। सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। अशोक अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में रघुवीर सहाय का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में से कौन शामिल है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? अधिनायक कविता में किस पे लेखक किस पे व्यंग कस रहे हैं? विकल्प समकालीन राजनीति पर, समकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर, सरकारी तंत्र पर, और इनमें से कोई नहीं। तो तत्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पे वो व्यंग कसते हैं। विकल्प सी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? विकल्प है हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो और रघुवीर सहाय को उनकी रचना लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? विकल्प है सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश, जो आदमी हम बना रहे हैं, और चांद का मुंह टेढ़ा है। सही उत्तर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा है। यह रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, ये मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? विकल्प है काठ का सपना, टूटी हुई बिखरी हुई, लोग भूल गए हैं, और ध्रुव वासनी। सही उत्तर हो जाएगा लोग भूल गए हैं, यह रघुवीर सहाय की रचना है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका नवभारत टाइम्स के अखबार के विशेष संवाददाता थे। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? विकल्प है दिनमान, रविवार, आज, और अमर उजाला। सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय दिनमान के प्रधान संपादक थे। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमने 200 प्रश्नों को देख लिया, हल कर लिया, इनका अभ्यास कर लिया। तो सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पानी वानी पीना है किसी को भी तो पी लीजिए। अब की बार हम लोग सेशन को लास्ट करेंगे, सभी 60 प्रश्नों का एक साथ देखेंगे। और मजे आ रहे हैं ये बताइए, सबको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? किसी का
चलिए, पीडीएफ आपको ऐप में फ्री कंटेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं ठीक हूं? चलिए, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। विनय, सिलेबस छूट गया, आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं आपके लिए, आप वहां जाके क्लास कर सकते हैं। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए बच्चे, वहां पे बहुत ही बारीकी से बहुत सब चीज को पढ़ाया जाता है। चलिए सिंधु, आपको अच्छा लग रहा है, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं, आ गए सब? आ जाइए सबके सब, क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। चलिए, मैं ठीक हूं, फटाफट सब लोग असेंबल हो जाइए। चलिए, मजा आ रहा है। ग्रामर का सेशन भी होगा परसों तरसों, परसों और उसके नेक्स्ट डे। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? विकल्प है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, कविता है। सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली मेरा प्रदेश एक निबंध संग्रह है, निबंध है। पल्लवी, अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं। अब जो है सब लोग आंसर दीजिए, फटाफट सब लोग आंसर दीजिए। सचिन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग नीतीश। तो दिल्ली मेरा प्रदेश एक निबंध है। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था? विनोद कुमार शुक्ल कहाँ रहते थे? विकल्प है, उत्तर प्रदेश में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, बिहार में, पंजाब में। सही उत्तर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल रहते थे रायपुर छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? विकल्प है, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग और हार जीत। सही उत्तर हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है प्यारे नन्हे बेटे को। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला था? 1988 में, 1990 में, 1992 में, 1994 में। फटाफट उत्तर दीजिए। तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला था? विकल्प है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी, कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह, विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुई थी? 1971, 1972, 1973, 1974। सही उत्तर हो जाएगा 1971 ईस्वी। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्य किया? उन्होंने विकल्प राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम किया। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? विकल्प है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, दूसरा है सब कुछ होना बचा रहेगा, तीसरा अतिरिक्त नहीं और चौथा लगभग जय हिंद। सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की पहली जो कविता संग्रह है वो कौन सी है? लगभग जय हिंद। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? विकल्प है, व्यंग्यात्मक शैली, वार्तालाप शैली, प्रतीकात्मक शैली, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है वो वार्तालाप शैली में लिखी गई है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को इस कविता में जो कविता का नायक है वो कहाँ का रहने वाला है? विकल्प है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे में
को, प्यारे नन्हे बेटे को में जो कविता का नायक है वह छत्तीसगढ़ में रहता है। आप लोगों को पीडीएफ हमारी जो ऐप है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं कर लेंगे, ओके इंग्लिश एकेडमी, और उसमें जाके स्टोर में आप फ्री कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक के एक कवि के रूप में सामने आए थे? विकल्प है 5वें 6ठे दशक में, 6ठे 7वें दशक में, 7वें 8वें दशक में और 8वें 9वें दशक में। तो विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में एक कवि के तौर पर उभरे थे। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है? विनोद कुमार शुक्ल का जो महाविद्यालय है वो किस प्रकार की रचना है? तो महाविद्यालय एक कहानी संग्रह है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है? विकल्प है नौकर की कमीज, कंकाल, इरावती, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा नौकर की कमीज। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? विकल्प है महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा, दीवार में एक खिड़की रहती थी और इंद्रजाल। सही उत्तर हो जाएगा इंद्रजाल जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की रचना नहीं है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? विकल्प है गंगा तट, घास में दुबका आदमी, घास में दुबका आकाश, सब कुछ होना बचा रहेगा और आंसू। सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है गंगा, घास में दुबका आदमी, घास में दुबका आकाश। विकल्प बी। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर कार्यरत थे? विकल्प है मुख्य साहित्यकार, अतिथि साहित्यकार, मुख्य संयोजक और मुख्य सलाहकार। फटाफट उत्तर दीजिए। संयोजक के तौर पे, मुख्य सलाहकार के तौर पे। सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल अतिथि साहित्यकार के तौर पे थे। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से लेकर 1996 तक अतिथि साहित्यकार के तौर पर उन्होंने वहां पे काम किया। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में, रिपीट हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा अतिथि साहित्यकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ग्रामर का मैराथन होगा बच्चे, और 2 क्लासेस होंगी ग्रामर पे, ग्रामर की मैराथन होगी कल नहीं तो परसों, चाहे तो कल होगी या परसों होगी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 1 जनवरी 1937 ईस्वी, 12 फरवरी 1937 ईस्वी, 20 मई 1934 और 12 जुलाई 1944। सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? विकल्प है सब कुछ होना बचा रहेगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, नौकर की कमीज और असाध्य वीणा। सही उत्तर हो जाएगा असाध्य वीणा जो है यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा था? विकल्प है सोना, लोहा, पत्थर, लकड़ी। कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है और हर वो औरत जो दबी सताई हुई है लोहा है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? विकल्प है गांव का घर, हार जीत, अधिनायक और पुत्र वियोग। तो अशोक वाजपेयी की कविता का नाम है हार जीत। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था? विकल्प है विमला देवी, श्यामला देवी, निर्मला देवी, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी की मां का नाम था निर्मला देवी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहां हुआ था? विकल्प है सतना मध्य प्रदेश, दुर्ग छत्तीसगढ़, सागर मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार जीत कविता अशोक वाजपेयी की किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता अशोक वाजपेयी की किस कविता संग्रह से ली गई है? विकल्प है कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, घास में दुबका आकाश और अभी कुछ और है। सही उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की कविता जो है हार जीत, वह कहीं नहीं वही से लिया गया है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया है? विकल्प है पटना विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, सागर विश्वविद्यालय से। फटाफट उत्तर दीजिए। अशोक वाजपेयी ने सागर विश्वविद्यालय से बीए किया था। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सबको लाइक एंड शेयर करते रहना है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था? अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था? विकल्प है रामजोस कॉलेज दिल्ली, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, दौलत राम कॉलेज दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से एमए किया था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने कौन सा पुरस्कार या सम्मान अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार या सम्मान नहीं मिला था? विकल्प है दयामती मोदी शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान, पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस सम्मान। तो सही उत्तर हो जाएगा पहल सम्मान इन्हें नहीं मिला हुआ था। बाकी दयावती शिखर मोदी सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? विकल्प है सरदार पटेल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, सरदार पटेल विश्वविद्यालय। सही उत्तर हो जाएगा कि अशोक वाजपेयी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा है? हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा है? विकल्प है आम जनता, विपक्षी दल, शासक दल और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा हार जीत कविता में विपक्षी आम जनता जो है वो उत्सव मना रही है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार जीत कैसी कविता है? यह एक व्यंग्य कविता है, गद्य कविता है, और कविता है, इनमें से कोई नहीं। तो हार जीत एक गद्य कविता है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हार का, जीत का, हार और जीत का और इनमें से कोई नहीं। तो हार जीत कविता में हार और जीत का प्रश्न उठाया गया है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? विकल्प है बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, सब कुछ होना बचा रहेगा और घास में दुबका आकाश। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा सब कुछ होना बचा रहेगा। यह जो है अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? विकल्प है टूटी हुई, बिखरी हुई, उम्मीद का दूसरा नाम, मुकुल और त्रिधारा। फटाफट उत्तर दीजिए। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा टूटी हुई, बिखरी हुई। यह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? विकल्प है अशोक वाजपेयी की, रघुवीर सहाय की, विनोद कुमार शुक्ल की, गजानन माधव मुक्तिबोध की। सही उत्तर हो जाएगा एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है? रचित नहीं है। विकल्प है अगर इतने में, शहर अब भी संभावना है, गंगा तट और समय के पास। सही उत्तर हो जाएगा गंगा तट जो है वो अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है।
अगला प्रश्न है तत्पुरुष, तत्पुरुष किसकी रचना है? विकल्प है ज्ञानेंद्रपति की, कैलाश वाजपेयी की, विनोद कुमार शुक्ल की और इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। मयंक के बिहार बोर्ड की क्लास है। सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष जो रचना है वो अशोक वाजपेयी की रचना है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार जीत क्या है? या गद्य काव्य है, गद्य कविता है, कहानी है, निबंध है? गद्य काव्य और गद्य कविता एक ही होती है, ठीक है ना, तो हार जीत एक गद्य काव्य है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? किसान के लिए, मजदूर के लिए, घर के सदस्य के लिए या देश के नागरिक के लिए? तो वे उत्सव मना रहे हैं यह शब्द जो है नागरिकों के लिए आया है, आम नागरिक के लिए। अगला प्रश्न है मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है? विकल्प है सड़क सींच रहा है, पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है या गीत गा रहा है? तो मशक वाला सड़क सींच रहा है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 16 जनवरी 1941 को, 20 जनवरी 1942 को, 12 जुलाई 1944 को और 25 फरवरी 1944 को। सही उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? विकल्प है हार जीत, गांव का घर, उषा और पुत्र वियोग। तो ज्ञानेंद्रपति ने जो कविता लिखी है उसका नाम है गांव का घर। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि हैं? ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि हैं? विकल्प है भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, प्रेमचंद्र काल के। सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति आधुनिक काल के कवि हैं। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्रपति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? ज्ञानेंद्रपति का उदय एक कवि के रूप में कब हुआ? 5वें दशक में, 6ठे दशक में, 8वें दशक में, अंतिम दशक में? फटाफट बताइए। तो ज्ञानेंद्रपति का उदय एक कवि के रूप में 6ठे दशक में हुआ। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्रपति के पिता का नाम क्या था? विकल्प है देवेंद्र प्रसाद चौबे, नरेंद्र प्रसाद चौबे, हरेंद्र प्रसाद चौबे और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा कि ज्ञानेंद्रपति के पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्रपति ने बीए तथा एमए अंग्रेजी विषय से कहां से किया था? विकल्प है बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से, मगध विश्वविद्यालय बोधगया से, पटना विश्वविद्यालय पटना से और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से। तो ज्ञानेंद्रपति ने बीए और एमए अंग्रेजी विषय से जो किया था पटना से किया था और हिंदी से एमए किया था बिहार विश्वविद्यालय से, ठीक है। अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्रपति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? विकल्प है दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर, पटना विश्वविद्यालय पटना और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। तो हिंदी में एमए किया था उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्रपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प है संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा और पढ़ते पढ़ते। सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति को उनकी रचना संशयात्मा के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती? विकल्प है फिल्मी गीत की, शोक गीत की, लोकगीत की, इनमें से कोई नहीं। तो गांव में अब लोकगीत की धुन जो है वो सुनाई नहीं देती है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्रपति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? यह कहानी है, काव्य नाटक है, उपन्यास है, शोक गीत है? तो ज्ञानेंद्रपति की रचना एक चक्रा नगरी यह एक काव्य नाटक है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की नहीं है? विकल्प है संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा और थोड़ी सी जगह। तो सही उत्तर हो जाएगा थोड़ी सी जगह जो है वह ज्ञानेंद्रपति की रचना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है? विकल्प है सब कुछ होना बचा रहेगा, मुकुल, गंगा तट और आंसू। सही उत्तर हो जाएगा गंगा तट जो है वह ज्ञानेंद्रपति की रचना है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? विकल्प है ज्ञानेंद्रपति, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी। तो आंख हाथ बनते हुए यह रचना जो है वो ज्ञानेंद्रपति की है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांसकर आना पड़ता था? विकल्प है युवकों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा कि गांव के घर के अंतःपुर के अंदर आने से पहले बुजुर्गों को खांसकर आना पड़ता था। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गए हैं? विकल्प है मुखिया, सरपंच, पंच परमेश्वर, और इनमें से कोई नहीं। तो गांव का घर अब यूपी बोर्ड के लिए तो अभी ये नहीं है, ग्रामर का आप यूपी बोर्ड में पढ़ सकते हैं। वैसे यूपी बोर्ड हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो ज्ञानेंद्रपति के अनुसार पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संशय आत्मा किसकी कृति है? विकल्प है ज्ञानेंद्रपति की, मुक्तिबोध की, अशोक वाजपेयी की और रघुवीर सहाय की। तो संशय आत्मा ज्ञानेंद्रपति की रचना है और इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 2006 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दूध डूबे अंगूठे के छाप किन के होते थे? विकल्प है दादी के, माँ के, बूढ़े ग्वाल दादा के, इनमें से किसी के नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बूढ़े ग्वाल दादा के। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक क्या है? विकल्प है पढ़ते पढ़ते, भिनसार, गंगा तट, एक चक्रा नगरी। तो काव्य नाटक कौन सा है? एक चक्रा नगरी। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे, किस पद पर थे? विकल्प है काराधीक्षक, दंडाधिकारी, अभियंता, चिकित्सक। तो ज्ञानेंद्रपति कारा अधीक्षक के तौर पर नियुक्त हुए थे। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 1 जनवरी 1950, 10 जनवरी 1949, 18 फरवरी 1952 और 25 जनवरी 1948 ईस्वी। फटाफट उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति का जन्म जो है वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को सेशन कैसा लगा यह भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का अभ्यास किया, कितने प्रश्नों के उत्तर का आपने प्रयास किया और उसमें से कितने उत्तर सही थे, यह भी बताना है। साथ ही जैसा कि आज मैंने बताया कि आज का टारगेट है कि 5000 लाइक्स होने चाहिए। तो आपको जो है वीडियो को फुल्ली शेयर करना है, जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं उनको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करनी है। और साथ ही साथ आगे और 2 दिन जो है हम व्याकरण खंड के प्रश्नों को देखेंगे। मैराथन क्लास चलेगी व्याकरण का। सिंधु थैंक यू, अच्छी बात है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी क्लासेज आप लोगों को पसंद आए और मैं देख रही हूँ तो मुझे खुशी हो रही है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सेहत का ध्यान रखना है, मन लगाकर पढ़ाई करना है। परीक्षा की तारीख जो नजदीक आ रही है, एक दबाव हर इंसान पे रहता है, लेकिन उस दबाव से जो है वो घबराना नहीं है। उस दबाव को क्या है, उससे निजात पाना है और अपनी पढ़ाई को हमेशा जो है वो धार देते रहना है। निरंतर पढ़ाई करना है, कोई टेंशन नहीं, कोई अवसाद, कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना है। शत्रुघ्न वो भी कराएंगे बच्चे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। शुभ रात्रि।